बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आज बेटा आप लोगों ने जो पढ़ना है, आज का आप लोगों का टॉपिक है लंग्स एल्वेलाई। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं हिस्टोलॉजी में, और इसमें हम लोगों ने अब तक जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का वो है एल्वेलाई। ठीक है, इससे हमने सारी पहले प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके बाद डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन सब की हम लोगों ने डिवीजन्स पढ़ी और साथ साथ इनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, उनके एक्सप्लेनेशन पढ़ी। आज हमारे जो टॉपिक है वो लंग्स एल्वेलाई के हैं। एल्वेलाई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में आप लोग क्या क्या चीज़ें कवर करोगे? टाइप्स ऑफ न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स हम कहते हैं लंग्स के जो सेल्स होते हैं एल्वेलाई के, उनको जो सेल्स लाइन करते हैं उनको न्यूमोसाइट्स कहते हैं। न्यूमोसाइट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, इसके साथ साथ व्हाट इज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट कैसे स्प्लिट होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वन विल बी द ब्लड एयर बैरियर एंड व्हाट इज आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का। आप लोगों को बताया था मैंने कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो थे, जो कि लास्ट डिवीजन थी कंडक्टिंग पैसेजेस की, यानी कि प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी। उसके बाद जो डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, जहाँ से आप लोगों की जिन स्ट्रक्चर्स में एक्सचेंज होना था वहाँ से उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फर्दर जो होती है वो कंटिन्यू होती है इनटू द एल्वेलर डक्ट्स। ठीक है, अब हम डिस्टल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हमने लास्ट टाइम कवर किया था। उसके बाद एल्वेलर डक्ट्स, एल्वेलर सैक्स एंड देन एल्वेलाई आएंगी। ठीक है, सो एल्वेलर डक्ट्स जिनको हम कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होती हैं इन इलोंगेट एयरवेज, जिनको हम एल्वेलर डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे टर्मिनेट होंगी वहाँ पे एक लॉन्ग एयरवे होगी, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होगी, और दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल नोन एज एल्वेलर डक्ट्स। अब एल्वेलर डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है, उसमें बेसिकली बहुत सारे एल्वेलाई जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, सो वॉल्स ऑफ द एल्वेलर डक्ट्स आर लाइन बाय, हम सिंपली इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एल्वेलर डक्ट्स की वॉल्स हैं वो सिंपली लाइन होंगी बाय एल्वेलाई से, क्योंकि उसकी वॉल में ढेर सारे एल्वेलाई जो होते हैं वो ओपन होते हैं। The walls of the alveolar ducts are lined by the alveoli that directly open into the alveolar ducts। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाती हूँ, उसमें कैसे नजर आती है आप लोगों को एल्वेलर डक्ट्स। वो कि एल्वेलर डक्ट्स एंड एल्वेलाई। अब एल्वेलर डक्ट्स के अंदर हम लोगों ने कहा कि जो है एल्वेलाई जो होंगे वो डायरेक्टली ओपन होंगे। तो एल्वेलर डक्ट्स और एल्वेलाई की जो वॉल्स होंगी उनको सिंपली स्टेमस सेल्स लाइन करेंगे, बहुत पतले एटेन्युएटेड, एक्सट्रीमली एटेन्युएटेड स्टेमस सेल्स जो हैं जो इनको लाइन करते हैं। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया की अगर हम बात करें तो लैमिना प्रोप्रिया पे हमारे पास स्ट्रैंड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे, जो कि जो एल्वेलर ओपनिंग्स हैं जो कि ओपन हो रही है इनटू द एल्वेलर डक्ट्स, उनको उन्होंने सराउंड किया होगा। और ये स्मूथ मसल सेल्स जब आप लोग फिजियोलॉजिकल सेक्शन देखोगे, आज की डायग्राम में आप लोगों को दिखाती हूँ, उसमें आप लोगों को ये नॉब लाइक प्रोजेक्शंस के तौर पर ये स्मूथ मसल सेल्स जो होंगे वो नजर आएंगे। ठीक है, इसके साथ लैमिना प्रोप्रिया में हमारे पास इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो कि डक्ट और एल्वेलाई दोनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एल्वेलर डक्ट जो है कॉन्टिन्यूएशन की रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की, अब इससे टर्मिनेट कहाँ होना है? इट टर्मिनेट इन द पल्मोनरी एट्रिया। पल्मोनरी एल्वेलर डक्ट्स देन फर्दर कंटिन्यू इनटू द पल्मोनरी एट्रिया। तो पल्मोनरी एट्रिया क्या है? कॉमन चैम्बर्स हैं जो कि आगे से फर्दर देते हैं एल्वेलर सैक्स। ठीक है, तो एल्वेलर डक्ट्स और पल्मोनरी एट्रिया दोनों जो हैं आगे फर्दर गिव राइज टू एल्वेलर सैक्स, और 2 और मोर एल्वेलर सैक्स जो होंगे वो अराइज होंगे फ्रॉम ईच एट्रियम। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया, आप लोग इस डायग्राम से समझो। ये हम मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाई थी। दिस वन विल बी द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि कि इसकी वॉल जो होती है वो इंटरप्टेड होगी। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल की वॉल है, आप इनके दरमियान इंटरप्शंस देख सकते हैं, ये सारी इंटरप्शंस हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि इट्स वॉल इज इंटरप्टेड, और इसको आप डिफरेंशिएट क्लियरली कर सकते हो फ्रॉम द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये इंटरप्शन बेसिकली किस वजह से होती है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी एल्वेलाई जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ये सारे एल्वेलाई हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी हमारे पास एल्वेलाई ओपन होते हैं, और जो एल्वेलाई
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ओपन हो रहे थे होते हैं, उनको हम एल्वुलर आउट पॉकेटिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल है वो इंटरप्टेड होती है बाय एल्वुलर आउट पॉकेटिंग्स की वजह से, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की जो वॉल्स हैं वो इंटरप्टेड होती हैं, और इंटरप्टेड किस वजह से होती है? ड्यू टू दिस एल्वुलर आउट पॉकेटिंग्स। यहाँ पे भी एल्वुलाई जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन होते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, ये टर्मिनेट होती है इनटू द लॉन्ग एयरवेज। ये लॉन्ग एयरवे है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है एल्वुलर डक्ट का, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने पीछे बताया एल्वुलर डक्ट बेसिकली क्या है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और लॉन्ग एयरवे ट्यूब है, और इसकी वॉल जो होती है, दिस वन इज द वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, सॉरी एल्वुलर डक्ट। और इसकी वॉल जो होती है उसकी लाइंड होती है बाय एल्वुलाई, और ये एल्वुलाई जो होते हैं इसकी वॉल में ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये एक एल्वुलाई है, और एल्वुलाई और यहाँ पे एक जो एल्वुलाई है ये ओपन हो रहा है इनटू द एल्वुलर डक्ट, ठीक है। दोनों तरफ से एल्वुलाई जो है वो एल्वुलर डक्ट्स में ओपन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को बात समझ आई है कि एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई की ओपनिंग का क्या मतलब है। और एल्वुलर डक्ट की जो वॉल है वो लाइन हो रही है बाय एल्वुलाई विच आर ओपन इनटू द एल्वुलर डक्ट, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्वुलाई जो है, जो इनका ओपनिंग पार्ट है वहां पर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोपी पिक्चर्स में मिलते हैं। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली किस वजह से है कि इधर यहाँ पर स्मूथ मसल्स के हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं, बंडल्स थोड़े से होते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स के बंडल्स हैं, और ये स्मूथ मसल्स के बंडल्स जो होते हैं एल्वुलर की ओपनिंग्स को एक नॉब लाइक जो है वो प्रोजेक्शंस की फॉर्म में जो है ये हमें नजर आते हैं, ठीक है। बेटा आपको आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही तो मुझे बता दो, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। अच्छा बेटा, ये मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का बताया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टर्मिनेट होती है एल्वुलर डक्ट्स में, ठीक है। और एल्वुलर डक्ट्स की वॉल जो होती है वो लाइन होती है बाय एल्वुलर ओपनिंग, एल्वुलाई से जो कि ओपन हो रही होती है इनटू द एल्वुलर डक्ट। और ये एल्वुलर डक्ट जो होगी वो फर्दर कंटिन्यू होगी इनटू द पल्मोनरी एट्रिया, ठीक है। यहाँ पर पल्मोनरी एट्रिया का स्ट्रक्चर होता है, और पल्मोनरी एट्रिया के अंदर एल्वुलर सैक्स होते हैं वो ओपन हो रहे हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने इसमें इस स्लाइड में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स दिखाया, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फर्दर कंटिन्यू होंगे इनटू द एल्वुलर डक्ट, और एल्वुलर डक्ट का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्वुलर सैक्स। एल्वुलर सैक्स बेसिकली हम कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई को, ठीक है। अब क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई जो कि साउंड करेंगे और ज्वाइन करेंगे और ओपन होंगे, ये भी जो एल्वुलर सैक्स हैं ये भी एल्वुलर डक्ट्स में ओपन होते हैं। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि उसमें एल्वुलाई ओपन हो रहे थे, इसमें एल्वुलर सैक्स हम बेसिकली कहते हैं क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई को, यानी कि कलेक्शन जो होगी एल्वुलाई की वो ओपन हो रही होगी इनटू द एल्वुलर डक्ट्स, इनको हम एल्वुलर सैक्स का नाम देते हैं। So alveolar sacs, each alveolar sacs consists of collection of alveoli opening into a centrally larger chamber, जिसको हम लोगों ने alveolar duct का नाम दिया, ठीक है। alveolar ducts में या फिर pulmonary atria में ओपन हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ जो alveolar sacs हैं इनके भी जो लामिना प्रोप्रिया होगा वहाँ पर आप लोगों को इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स जो होंगे वो मिलेंगे, और इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स ये सारे एट्रिया, alveolar sacs और alveoli सबको सराउंड कर रहे होंगे, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स का यहाँ पर क्या काम है? इलास्टिक फाइबर्स बेसिकली जो है वो एक्सपेंशन जो होगी एल्वुलाई की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब इंस्पायर करेंगे हम लोग तो एल्वुलाई जो होती है वो एक्सपैंड करते हैं। तो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, और जब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब वो वापस लंग्स होते हैं अपनी जगह पर आते हैं तो उसकी पैसिव रिकॉइल जो होती है अपॉन एक्सपायरेशन उसमें हेल्प भी करते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स का यहाँ पे रोल है। इलास्टिक फाइबर्स जो है वो एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स, एल्वुलाई सबको साउंड करेंगे, और ये जो होंगे बेसिकली अलाउ करेंगे एक्सपेंशन ऑफ एल्वुलाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और उसकी पैसिव रिकॉइल जो होगी ड्यूरिंग एक्सपायरेशन उसमें रोल प्ले करेंगे। इसके साथ अगर हम रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें तो रेटिकुलर फाइबर्स जो होंगे वो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? ये बेसिकली ओवर डिस्टेंशन जो होगी एल्वुलाई की और डैमेज टू डेलिकेट रेस्पिरेटरी टिश्यू इसको प्रिवेंट करेगा, ओवर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करेगा, और उसके साथ ओवर डिस्टेंशन की वजह से अगर कोई डैमेज होता है तो उसको प्रिवेंट करेगा। तो रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया था कि एल्वुलर डक्ट्स में हमारे पास स्मूथ मसल्स थे जो कि एल्वुलाई के ओपनिंग्स में ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मैंने दिखाया वो नजर आ रहे होते हैं, लेकिन पल्मोनरी एट्रिया एल्वुलर सैक्स में आप लोगों को कोई स्मूथ मसल सेल नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो नो स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द पल्मोनरी एट्रिया एंड एल्वुलर सैक्स। एल्वुलर डक्ट्स, पल्मोनरी एट्रिया, एल्वुलर सैक्स एंड एल्वुलाई, इन सबको हम कॉमन इसलिए भी देखते हैं क्योंकि इन सबका तकरीबन स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। तो इन सब में जो होंगे वो रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इन सब जगहों पर एक्सचेंज होना है बिटवीन ब्लड एंड एयर। सो दीज आर स्ट्रक्चर्स, ऑल स्ट्रक्चर्स आर सप्लाइड बाय रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो एल्वुलर सैक्स हम लोगों ने देख लिया। एल्वुलर सैक्स हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई को जो कि ओपन होती है इनटू द एल्वुलर डक्ट्स। अब बेटा ये डायग्राम आप लोग और से देखो। इस डायग्राम में हमारे पास जो है इस डायग्राम में बेटा ये लंग की डायग्राम है। लंग के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें आप लोगों को दिखाए हुए हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे ये डायग्राम आप लंग की आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसमें जो आप लोगों को स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे ये बेसिकली एल्वुलाई हैं, ठीक है। एल्वुलाई हैं। इसके साथ साथ लंग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था? हम लोगों ने ब्रोंकाई की डिवीजन पढ़ी थी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई थे, एक इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। तो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई जो होंगे वो लंग्स के अंदर होंगे। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो लंग के अंदर एक इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। अगर हम बड़ी डिवीजन से छोटी डिवीजन की तरफ आए तो सबसे पहले लंग के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस, ठीक है। ये इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस दिखाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जब ये डिवाइड होगा, फर्दर डिवीजन होगी, तो ये किसमें डिवाइड होगा? ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल जो आप लोगों को मैंने बताए थे, दिस वन इज दी टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर आप लोगों को पहले इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई, उसके बाद फर्दर डिवीजन होगी ब्रोंकियोल में। और ब्रोंकियोल जब 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर तक रह जाए तो उसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल का नाम देते हैं। सो दिस वन विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल। एक यहाँ पर आप लोगों को टर्मिनल ब्रोंकियोल दिखाया हुआ है। टर्मिनल ब्रोंकियोल देन फर्दर डिवाइड एंड गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन किया। एक ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, एक यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल दिखाया हुआ है। सो और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की मैंने आप लोगों को, अब दोनों का डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। दिस इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की वॉल जो है इंटरप्टेड है क्योंकि एल्वुलाई जो होती है इसके अंदर ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है ये टर्मिनेट होता है इनटू द इलोंगेटेड एयरवेज। दिस इलोंगेटेड एयरवेज इज नोन एज एल्वुलर डक्ट्स। और इन एल्वुलर डक्ट्स के अंदर सर्वल एल्वुलाई जो होते हैं वो ओपन हो रही होती हैं। और एल्वुलाई की जो ओपनिंग्स है वहां पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मूथ मसल्स की वजह से होती है। नॉब लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये तो बेटा एल्वुलर डक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग इसमें देखो एल्वुलर सैक्स। एल्वुलर सैक्स मैंने आप लोगों को बताया था कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई या फिर क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई हम कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास एल्वुलर सैक, दिस वन, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई की है। दिस वन इज एल्वुलाई, ये एल्वुलाई है। तो ये सारे के सारे कलेक्ट होके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये बेसिकली इसको हम एल्वुलर सैक्स का नाम देंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई है, एक ये है और एक ये कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई है। और ये भी दिखाई हुई है। ये सारी जहाँ पर भी एल्वुलाई जो होंगे कलेक्ट होंगे और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देंगे, इनको हम एल्वुलर सैक्स कहेंगे। और एल्वुलर सैक्स मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ ओपन हो रहे होते हैं। दिस वन इज दी एल्वुलर डक्ट, ठीक है। तो एल्वुलर सैक्स होंगे वो ओपन हो रहे होंगे एल्वुलर डक्ट में, ठीक है बेटा। समझ आ गया आप लोगों को एल्वुलर डक्ट का स्ट्रक्चर, एल्वुलर सैक्स का। और एल्वुलर सैक्स जो होंगे और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एल्वुलाई है हमारे पास। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जहाँ भी होगा उसके साथ एल्वुलर डक्ट होगी। एल्वुलर डक्ट के अंदर सेवरल एल्वुलाई जो होंगे ओपन हो रहे होंगे। इसके साथ साथ जो एल्वुलर सैक्स होंगे कलेक्शन ऑफ एल्वुलाई वो भी जो है हमारे पास एल्वुलर डक्ट के अंदर जो है वो ओपन हो रहे होंगे, ठीक है। ये बेटा टोटल लंग का स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोग ये सब स्ट्रक्चर्स अलग से भी ड्रॉ करोगे और लंग के अंदर भी ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। और ये हमारे पास लंग की जो आउटर कवरिंग है जिसको हम आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रॉस फ्लोरा का नाम देते हैं। बेसिकली दिस इज द मेसोथीलियम जो कि कनेक्टिव टिश्यू लाइन बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज नोन एज मेसोथीलियम। ये आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है एल्वुलर डक्ट का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक्स के। अब हम आगे चलते हैं एल्वुलाई। नेक्स्ट हमारा जो है आज का मेन टॉपिक एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है, उनको कौन कौन से सेल्स लाइन करते हैं हम ये पढ़ेंगे।
एल्वेलाई बेसिकली आप लोगों को कैसे नजर आते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एल्वेलाई आर क्लब शेप स्ट्रक्चर्स हैविंग वेरी थिन वॉल्स, ठीक है, बहुत थिन वॉल्स होती हैं और इन थिन वॉल्स के थ्रू जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड एंड एयर, ठीक है। 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं, इनकी थिकनेस होती है। या अब ये पल्मोनरी एल्वेलाई जो कि आप लोगों को मैंने डायग्राम में दिखाया है, ओपन होती हैं आइदर इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, मैंने आप लोगों को बताया था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की वॉल इंटरप्टेड होती है क्योंकि एल्वेलाई के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि पल्मोनरी एल्वेलाई जो है वो ओपन हो रहे हैं या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एल्वुलर डक्ट में भी ओपन हो रहे थे और एल्वुलर सैक में भी ओपन हो रहे थे, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को याद समझ आ गई होगी। मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में एल्वुलाई ओपन हो रहे हैं, एल्वुलर डक्ट में ओपन हो रहे हैं और इसके साथ साथ एल्वुलर सैक में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, अच्छा एल्वुलाई में आपको बात कर रही हूँ। एल्वुलाई जो है हमारे पास क्लब शेप स्ट्रक्चर है और इनकी थिन वॉल्स होती हैं, ठीक है, थिन वॉल्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है थिन वॉल्स क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अब एल्वुलाई जो होंगे वो ओपन होंगे, जो कि आप लोगों को लास्ट मैंने डायग्राम में भी दिखाया और बताया कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में ओपन होते हैं, एल्वुलर डक्ट में और इसके साथ साथ एल्वुलर सैक में ओपन हो रहे होते हैं। तीनों जगह जहाँ पर एल्वुलाई जो होंगे वो ओपन हो रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो इसके साथ अब आप लोग देखोगे तो एल्वुलस जो होगा, आप पीछे हम लोगों ने एल्वुलाई पढ़े, एल्वुलस जो है उसकी सेपरेट वॉल नहीं होती, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जो है एक एल्वुलाई दूसरे एल्वुलाई के साथ जो होगा वो टाइटली पैक होगा, ठीक है। सो ईच एल्वुलस डजंट हैव अ कंप्लीटली सेपरेट वॉल बिकॉज ऑफ इंटरडिजिटेटिंग अरेंजमेंट एंड टाइट पैकिंग, ठीक है। तो इन दोनों एल्वुलाई की टाइट पैकिंग और इंटरडिजिटेटिंग अरेंजमेंट की वजह से, अच्छा बेटा आप लोग आवाज आ रही है, आप मुझे बता दो, क्लियर आवाज आ रही है। एल्वेलस जो है वो उसके हम लोगों ने बात की, एक थिन वॉल्स होती हैं और दूसरी बात मैंने की है कि एल्वेलाई जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, यानी हर एल्वेलाई की जो होती है वो कंप्लीट जो वॉल जो होती है वो सेपरेट नहीं होती, ठीक है बेटा। अब जो है अब मैंने इसके बाद जो है एल्वेलाई जो होंगे वो एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे बाय इंटर एल्वेलर सेप्टा। कंप्लीट अलग से वॉल आप लोगों को नजर नहीं आएगी लेकिन एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे बाय इंटर एल्वुलर सेप्टा। इंटर एल्वुलर सेप्टा यानी एक एल्वुलाई और दूसरे एल्वुलाई के दरमियान में सेप्टा होगा जिसको हम इंटर एल्वुलर सेप्टा का नाम देंगे, ठीक है। और ये इंटर एल्वुलर सेप्टा के अंदर हमारे पास क्या होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, इसके अलावा बहुत हल्का सा बहुत लाइट सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, ठीक है। और इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर्स का मैंने आप लोगों को पीछे फंक्शन बताया कि यहाँ पे इनका क्या रोल होगा। इंटर एल्वुलर सेप्टा के अंदर हमारे पास इसके अलावा कैपिलरी नेटवर्क्स होंगे और बेसिकली कैपिलरी नेटवर्क्स क्यों चाहिए फॉर एक्सचेंज, ठीक है। तो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया, क्लब शेप स्ट्रक्चर्स है, थिन वॉल्स है इनकी, और इसके अलावा ये एल्वुलाई जो होंगे वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते बिकॉज इनके दरमियान जो होंगी वो टाइट पैकिंग होंगी। इसके बजाय एल्वुलाई जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं बाय इंटर एल्वुलर सेप्टा, ठीक है। और एल्वुलर सेप्टा के अंदर हमारे पास स्पार्स का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इसके साथ साथ रिच नेटवर्क होगा कैपिलरीज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, सेल्स ऑफ एल्वुलाई। पल्मोनरी एल्वुलाई आर लाइन बाय एपिथेलियल सेल्स। जो एल्वुलाई को सेल्स लाइन करते हैं उनको हम लोग जो है न्यूमोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूमोसाइट्स बेसिकली आर द सेल्स व्हिच लाइन द एल्वुलाई। सो पल्मोनरी एल्वुलाई आर लाइन बाय एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स हमारे पास एल्वुलाई के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और दूसरे होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और दोनों सेल्स जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब हम वन बाय वन ये जो लंग्स एल्वुलाई हैं इनके सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इनका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वन बाय वन जो है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि एल्वुलाई को दो तरह के सेल्स लाइन करते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं और एक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आप लोग को एक डायग्राम दिखाई दी है बड़ी करके एल्वुलाई की। एल्वुलस, दिस वन इज द एल्वुलस और ये भी एल्वुलस है, और इनके दरमियान में आप लोगों को मैंने बताया था कौन सी चीज प्रेजेंट होती है जिससे ये एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं। दिस वन विल बी द इंटर एल्वुलर सेप्टा, ठीक है। और सेप्टा के अंदर आप लोगों को फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस भी मिलेंगे जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, कैपिलरीज नजर आ रही हैं, ठीक है। और एल्वेलाई को दो तरह के सेल्स लाइन करते हैं, एक होते हैं टाइप 1 और टाइप 2, जो कि आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। टाइप 1 बेसिकली हमारे पास स्क्वेमस सेल्स की तरह के सेल्स होते हैं। ये टाइप 2 सेल्स हैं जो कि थोड़े से लार्जर इन क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं और प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलस। और एल्वेलाई जो टाइप 1 होते हैं उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। सो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स को हम टाइप 1 एल्वुलर सेल्स या फिर स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये सारे नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स को एल्वुलर सेल्स है तो हम टाइप 1 एल्वुलर सेल्स भी कह रहे हैं, और स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वेमस सेल्स है। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली थिन सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं जो कि एल्वुलाई को लाइन कर रहे होते हैं, और दीज आर दी मेन साइट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एक्सट्रीमली थिन सेल्स क्यों है, स्क्वेमस सेल्स अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एपिथेलियम के चैप्टर में स्क्वेमस सेल्स का फंक्शन पढ़ा था कि ये डिफ्यूजन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली थिन सेल्स होते हैं तो बेसिकली गैस एक्सचेंज होगी यहाँ पर होगी, तो इसी वजह से एल्वुलाई को ये सेल्स लाइन कर रहे हैं। सिंपल स्क्वेमस सेल्स थिन हाईली थिन सेल्स होते हैं, और ये मेन साइट्स होती हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब ये जो टाइप 1 सेल्स है ये लंग्स एल्वुलाई का 95% जो सरफेस एरिया होता है एल्वुलाई का वो कवर करते हैं, यानी कि 95% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स एल्वुलस को ये वाले सेल्स लाइन करते हैं, ठीक है। और थिकनेस की बात करें तो हाईली थिन सेल्स हैं, सिर्फ सेंटर से ये थोड़े सा बल्ज होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। आप लोगों को पता है कि सेंटर में इसका फ्लैट न्यूक्लियस होगा, वहां से ये थोड़ा सा बल्ज करेंगे, बाकी जगहों पर ये हाईली थिन सेल्स है, ठीक है। अब ये सेल्स जो हैं हमने पढ़ा कि 95% जो सरफेस एरिया उसको कवर कर रहे हैं। अब ये सेल्स जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट है, ज्वाइंट है थ्रू ऑक्लूडिंग जंक्शंस, ठीक है। इनके दरमियान वो में जंक्शंस होते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस, और ये ऑक्लूडिंग जंक्शंस सेल्स के दरमियान में इनका रोल क्या है, बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं सीपेज ऑफ टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द एल्वुलर सेप्टा इनटू द एल्वुलर ल्यूमेन, ठीक है। तो ऑक्लूडिंग जंक्शंस का यहाँ होने का क्या मकसद है कि एल्वुलर सेप्टा से किसी भी टिश्यू फ्लूइड को जो है उसकी जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करते हैं इनटू द एल्वुलर ल्यूमेन। अच्छा, टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो है इनका फंक्शन क्या है कि ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं विद द एंडोथेलियल कैपिलरी सेल्स जो कि बेसिकली इन द इंटर एल्वुलर सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर ये ब्लड एयर बैरियर बनाते हैं। और ब्लड एयर बैरियर बनाने का क्या काम है कि ब्लड एयर बैरियर में बेसिकली वहां पर एक्सचेंज होगा वो टेक्स प्लेस होगा। तो ब्लड एयर बैरियर किससे बनता है, इन दीस टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, और इसके साथ साथ कैपिलरी एंडोथेलियल लाइनिंग जो कैपिलरीज की, ये ब्लड एज बैरियर को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने टाइप 1 न्यूमोसाइट्स मैंने आप लोगों को बताया इसका फंक्शन क्या है कि मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज होती है, और ये सेल्स होते हैं ये माइटोटिकली जो होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। सो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स हम इसको टाइप 1 एल्वुलर सेल्स भी कह रहे हैं, स्क्वेमस एल्वुलर सेल्स भी कह रहे हैं। दीज आर दी एक्सट्रीमली थिन स्क्वेमस सेल्स होते हैं जो कि लाइन करते हैं 95% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वुलाई, और these squamous cells are joined each other by occluding junctions, or due to these occluding junctions these cells basically ये prevent करते हैं seepage of tissue fluid from the septa into the alveolar lumen, ठीक है। इसके साथ साथ these cells have a role in creating blood air barrier क्योंकि इनका close contact होता है with endothelial cells के साथ, ठीक है। ये तो बेटा टाइप 1 एल्वुलर सेल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। टाइप 2 एल्वुलर सेल्स को हम टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, इसके साथ साथ ग्रेट एल्वुलर सेल्स भी कहते हैं, और सेप्टल सेल्स भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को हम टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ग्रेट एल्वुलर सेल्स या फिर सेप्टल सेल्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। इनका नंबर जो होता है उनके मुकाबले में कम होते हैं, क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वेमस सेल्स होते हैं, ये क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं, और ये हमारे पास जो होंगे एल्वुलाई के अंदर सिंगल या फिर ग्रुप्स के फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं एक सेल पड़ा मिलेगा या फिर थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में भी मिलेंगे। क्यूबॉइडल सेल्स हैं तो इनके राउंड जो इनकी एपेक्स होती है वो प्रोजेक्ट करी होती है इनटू द एल्वुलाई, जो कि मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम में दिखाया था। ये टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं एल्वुलाई में अबव द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, ठीक है। 5% ऑफ द एल्वुलर सरफेस बनाते हैं, बाकी 95% आप लोगों को मैंने बताया कि टाइप 1 एल्वुलर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स के दरमियान भी पड़े हुए होते हैं और उनके साथ बाउंड करते हैं बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस और डेस्मोसोम्स। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो हैं वो
वो भी आप इसमें ऑक्लूडिंग जंक्शन के साथ ज्वाइंट है। और टाइप 2 जो है टाइप 1 के साथ, ये भी ऑक्लूडिंग जंक्शन के साथ जो है और डेस्मोसोम्स के साथ जो है और आप इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। these alveolar cells, अब इन alveolar cells का क्या रोल है, इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि these alveolar cells होते हैं ये secretory in nature होते हैं, ठीक है, secretory नेचर होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम लैमेलर बॉडीज का नाम देते हैं। इनके एपिकल साइटोप्लाज्म में हमारे पास लैमेलर बॉडीज होती हैं। ये लैमेलर बॉडीज क्या होती है और इनका क्या रोल है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो टाइप 2 नीमोसाइट्स हम लोगों ने पढ़ा, इनको हम टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ग्रेड एल्वुलर सेल्स या सेक्टल सेल्स भी कह रहे हैं। फ्लोएड इन नंबर होते हैं, क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं। इसके अलावा सिंगल और ग्रुप्स की फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे और टुवर्ड्स द ल्यूमेन प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ 5% टोटल सरफेस एरिया को कवर करते हैं और ये टाइप 1 एल्वुलर सेल्स के साथ अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स, ठीक है। स्केटरिंग नेचर है, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनके एपिकल साइटोप्लाज्म में, जिनको हम लैमेलर बॉडीज कहते हैं। अब ये लैमेलर बॉडीज बेटा बेसिकली क्या है, ठीक है। लैमेलर बॉडीज जो है इसके साइटोप्लाज्म में टाइप 2 एल्वुलर सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमारे पास लैमेलर बॉडीज होती हैं। वो क्या होती है कि secretory membrane bound granules होते हैं, ठीक है। These lamellar bodies are secretory membrane bound granules that exhibit stacks of parallel membranous lamellae, ठीक है। एक secretory membrane bound granules होंगे जो कि पैरेलल membranous lamellae के फॉर्म में जो होंगे वो अरेंज होंगे। इनको हम लैमेलर बॉडीज का नाम देते हैं। और ये लैमेलर बॉडीज के अंदर बेसिकली सिक्रीशंस होती है, स्क्रीट करते हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह, जो कि आगे आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या स्क्रीट करते हैं। तो इसकी वजह से ये ऑर्डिनरी जो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन होंगे उसमें हमें प्रॉपरली स्टेन नहीं इनका स्टेन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली लिपिड होता है। तो आप लोग जब आप लोग इसको लाइट माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखोगे तो उसमें आप लोगों को इसकी टिपिकल वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड सिक्रीशंस इन दिस, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि जिस सेल में भी ये फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हो तो उनमें वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आती है आफ्टर दी स्टेनिंग। तो ग्रेड एल्वुलर सेल्स होंगे आप लोगों को टिपिकल वैक्यूलेटेड अपीयरेंस मिलेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस लैमेलर बॉडीज। और ये लैमेलर बॉडीज होती हैं secretory membrane bound granules होती हैं जो कि स्टैक्स ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेनस लैमेली के फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। अब लैमेलर बॉडीज के अंदर बेसिकली है क्या, लैमेलर बॉडीज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रिलिपिड्स, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूनिक प्रोटीन्स जिनको हम सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स का नाम देते हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स ए बी सी एंड डी। बेसिकली लैमिनर बॉडीज होते हैं एक मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन मिक्सचर जो है वो स्क्रीट करती है, जिसको हम सर्फेक्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट आप लोगों ने सुना होगा, सर्फेक्टेंट बेसिकली इसेंशियल है फॉर द एल्वुलर की जो रिकॉइलिंग है उसको बेसिकली प्रिवेंट करते हैं, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। आगे हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो दीज टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं बेसिकली सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट कैसे रिलीज होता है, इनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, लैमिलर बॉडीज होती हैं। ये लैमिलर बॉडीज होती हैं secretory membrane bound granules होते हैं और इनके अंदर मिक्सचर होता है फॉस्फोलिपिड्स का और इसके अलावा प्रोटीन्स का, और ये सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स कहलाती हैं जिनके नंबर ये आप लोगों को बताए हुए हैं। सर्फेक्टेंट बेसिकली है क्या, दिस ऑयली मटेरियल इज सेक्रेटेड इनटू द एल्वुलाई। ये ऑयली मटेरियल जो होता है वो एल्वुलाई के अंदर सेक्रेट होता है एज ए पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। इसको हम पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का नाम देते हैं। और ये एल्वुलाई की इंटरनल सरफेस जो होती है इसको लाइन करता है, ठीक है। एक थिन लेयर बना देता है एल्वुलाई के इंटरनल सरफेस पे और उसको ये लाइन करता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की आप लोगों को मैं डेफिनेशन इसका फंक्शन बताती हूँ। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बेसिकली बेटा क्या है, मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और ये डिटर्जेंट के तौर पर एक्ट करता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। बेसिकली इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और दस प्रिवेंट्स द वॉल्स ऑफ द पल्मोनरी एल्वुलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मेन लाइन आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए। सर्फेक्टेंट जो है ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्वुलाई को कोलैप्स होने से, उसकी वॉल्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। So it reduces the surface tension and thus prevents the walls of the alveoli from collapsing and sticking together during expiration के दौरान and thus facilitate alveolar expansion during inspiration. So main role during expiration and inspiration में surfactant का है। surfactant जो है alveoli के इनर साइड पे एक thin film के तौर पर
फिल्म बना देता है, वहाँ पे कवर करता है और एल्वुलाई को कवर करता है, और ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और प्रिवेंट्स करता है एल्वुलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड स्टिकिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एज वेल एज एल्वुलाई एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, और है क्या मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा डिटेल में इसके कंपोनेंट्स को बता देती हूँ। क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सरफेक्टेंट लेयर प्रोड्यूस्ड बाय टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, इसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड आ जाता है। फॉस्फोलिपिड कौन सा है? डाई पैल्मिटोल फॉस्फेटिडाइल कोलीन है, कि आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल होता है और 4 सरफेक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। सरफेक्टेंट प्रोटीन्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सरफेक्टेंट प्रोटीन ए जो होगी, एसपीए भी हम इसको कहेंगे, ये अबंडेंट हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसके साथ साथ सरफेक्टेंट प्रोटीन बी, ये इंपॉर्टेंट किसकी होगी? फॉर इननेट इम्यून प्रोटेक्शन विद इन द लंग्स। ठीक है, ये इम्यून प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती है। इसके साथ साथ सरफेक्टेंट प्रोटीन बी और सी, ये मैचुरेशन करती है इस कंपोनेंट की, फॉस्फोलिपिड की, और इसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन जो सरफेक्टेंट फिल्म इनसाइड द एल्वुलस, यानी सरफेक्टेंट जो बेसिकली सरफेक्टेंट जो होता है वो एज अ फिल्म कवर कर रहा होता है इनसाइड द एल्वुलस, तो उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन में हेल्प प्ले करती है। ठीक है, ये चारों सरफेक्टेंट प्रोटीन्स का रोल है। अब सरफेक्टेंट लेयर जो होती है टर्न्स ओवर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ये टर्न ओवर हो रही होती है विद ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्रेजुअली रिमूव्ड बाय पेनोसाइटोसिस इन बोथ टाइप्स ऑफ एल्वुलर सेल्स एंड माइक्रोफेजेस। ठीक है, ये जो लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे होते हैं, जो सरफेक्टेंट लेयर होती है वो कॉन्स्टेंटली टर्न ओवर हो रही होती है। ये था बेटा सरफेक्टेंट टाइप 2 एल्वुलर सेल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है, सरफेक्टेंट क्या है, सरफेक्टेंट का रोल क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे इसकी डेफिशिएंसी जो है उसकी वजह से क्या होता है, जो कि आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का फंक्शन क्या है? टाइप 1 न्यूमोसाइट्स किस चीज में रोल प्ले करते हैं और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का फंक्शन किस चीज में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, ये बेटा आप लोगों को एक डायग्राम अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है बेटा बेसिकली शो की हुई, इसमें आप लोगों को ये टाइप 2 न्यूमोसाइट दिखाया गया है। ठीक है, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स है। दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे पास टाइप 1 सेल्स है। टाइप 1 सेल्स और इनके दरमियान हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 2 सेल्स होंगे, इनके दरमियान प्रेजेंट होंगे सिंगल या फिर ग्रुप्स की फॉर्म में। ये एक टाइप 2 सेल्स है न्यूमोसाइट्स, जिसको हम ग्रेड एल्वुलर सेल्स या सेप्टल सेल का नाम देते हैं, जो बॉर्डर इन शेप होता है। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन थोड़ी सी दिखाई दी है। इसमें हमारे पास जो है सरफेक्टेंट आप लोगों को मैंने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सरफेक्टेंट जो है बेसिकली इसमें प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये एक प्रोटीन और लिपिड का कॉम्प्लेक्स है जो कि इनिशियली कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोगों को पता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन और लिपिड का कॉम्प्लेक्स है, तो इनिशियली सबसे पहले सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ से ये फर्दर जो होगा गोल्जी एपेटस में जाएगा। गोल्जी एपेटस में इसकी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद फर्दर जो होगी ये इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज होगी इन लार्ज ऑर्गेनेल्स में, जिसको हम लोगों ने लैमिनर बॉडीज का नाम दिया था। दीज आर द लैमिनर बॉडीज। ठीक है, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी एपेटस, और गोल्जी एपेटस के बाद ये लैमिनर बॉडीज में ये स्मॉल लैमिनर बॉडी यानी कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड है, ये लार्ज में जाएगा और यहाँ पर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी। इसके साथ साथ लैमिनर बॉडीज के अलावा हमारे पास एक मल्टी वेसिकुलर बॉडी होती है जो कि एंडोसोम से बेसिकली बन रही होती है। दैट फॉर्म व्हेन मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑफ एन अर्ली एंडोसोम आर स्टोर्ड इन वेजिनेट एंड पिंच्ड ऑफ इनटू स्मॉलर वेसिकल्स इनसाइड द एंडोसोम फ्लोएम। तो बेसिकली ये स्मॉल मल्टी वेसिकुलर बॉडीज है। ये इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड लेयर्स होती हैं। ये स्मॉल मल्टी वेसिकुलर बॉडीज ज्वाइन करती हैं ये लैमिनर बॉडीज को। यहाँ से भी स्मॉल लैमिनर बॉडीज ज्वाइन करती हैं इन लैमिनर बॉडीज को, और ये लैमिनर बॉडीज जो होती हैं अल्टीमेटली जो होती हैं ये स्क्रीट करती हैं सरफेक्टेंट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये लैमिनर बॉडीज के अंदर जो है सरफेक्टेंट है और यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है सरफेक्टेंट रिलीज हो रहा है, और ये एक फिल्म के तौर पर दिस वन ये लेयर है सरफेक्टेंट की जो कि कवर कर रही है टाइप 2 सेल्स को। बेसिकली इनसाइड द एल्वुलस कवर करती है। तो एल्वुलाई को कौन से सेल से लाइन किया हुआ है? टाइप 2 और टाइप 1 सेल्स। तो ये टाइप 1 के सेल्स के ऊपर और टाइप 2 सेल्स के ऊपर एक लेयर बना देगी सरफेक्टेंट की। ठीक है, तो ये सरफेक्टेंट की लेयर जो है ये बेसिकली कवर करी है इसको। ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें
सिंथेसिस दिखाई दी उसकी सर्फेक्टेंट की। अब इसके साथ साथ कुछ जगहों पर टाइप 2 एल्वेलर सेल्स में हमारे पास जो ल्यूमिनस सरफेस होती है उसमें हमारे पास शॉर्ट माइक्रोविलाई भी होते हैं। अब इन माइक्रोविलाई का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि ये भी सर्फेक्टेंट की रिलीज में जो है ना फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, कि ये फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस अवेलेबल फॉर सेक्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ टाइप 2 सेल्स का एक तो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा कि ये रोल प्ले करता है इन द रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट। दूसरा फंक्शन जो है टाइप 2 सेल्स का कि ये एज ए स्टेम सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 2 सेल्स स्टेम सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, और अगर कभी कोई इंजरी होगी तो उसकी वजह से ये न्यू टाइप 2 सेल्स एज वेल एज टाइप 1 एल्वेलर सेल्स जो हैं वो रीजनरेट करते हैं। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन टाइप 2 सेल्स से होती है और दूसरा टाइप 2 सेल्स होते हैं स्टेम सेल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं फॉर द एल्वेलर एपिथेलियम और डिवाइड करते हैं टू रीजनरेट देमसेल्स एज वेल एज टाइप 1 एल्वेलर सेल्स भी ये बनाते हैं। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो होता है ह्यूमन फीटस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो स्टार्ट होती है बिटवीन 24 से 28 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, सो और ये 24 से 28 वीक्स के दरमियान में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और 35 वीक्स तक लंग्स जो होते हैं वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो इनफ सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, और सर्फेक्टेंट जितने सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि प्रिवेंट करेगा एल्वुलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब अगर सर्फेक्टेंट लैक ऑफ एडिक्वेट सर्फेक्टेंट जो है इज अ मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। ठीक है, प्रीमेच्योर न्यूनेट्स जो कि यानी बिफोर 30 वीक्स से पहले जो न्यूनेट्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, बेसिकली उनके अंदर सर्फेक्टेंट जो होता है वो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो डेफिशिएंट होती है, तो उनमें मेजर कॉज जो होगा वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का वो क्या होगा, एडिक्वेट सर्फेक्टेंट, लैक ऑफ एडिक्वेट सर्फेक्टेंट। ठीक है, so premature babies born before 30 weeks of gestation have difficulty in breathing। उनमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों होती है और पोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अभी सर्फेक्टेंट जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि 35 वीक्स तक लंग्स होते हैं इतने कैपेबल होते हैं कि वो सफिशिएंट अमाउंट में सर्फेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो जो बेबीज जो होंगे वो बिफोर 30 वीक्स बॉर्न होंगे उनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, इसके साथ साथ फोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे अनलेस आप उनको सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी दें आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट मटेरियल्स के थ्रू और आफ्टर बर्थ, और उस वक्त तक आप लोगों को ये सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी जब तक कि उनके लंग्स होते हैं वो मेच्योर ना हो जाए to produce natural surfactant in sufficient quantities। ठीक है, so a lack of adequate surfactant is a major cause of respiratory distress in premature neonates। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम लोग देख रहे थे, इसके साथ क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लैक ऑफ सर्फेक्टेंट जो है वो मेजर कॉज है। ठीक है, तो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन प्रीमेच्योर बेबीज। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन प्रीमेच्योर बेबीज। किस वजह से होता है? इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन होती है टाइप 2 एल्वुलर सेल्स की इसके अंदर, और टाइप 2 एल्वुलर सेल्स जब कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं होंगे तो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स ने क्या प्रोड्यूस करना है? सर्फेक्टेंट। यदि डिफरेंशिएट नहीं होंगे, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो ब्रीदिंग पे जो होगी वो डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन प्रीमेच्योर बेबीज is due to incomplete differentiation of type 2 alveolar cells and a resulting deficit of surfactant and difficulty in expanding the difficulty in expanding the alveoli in breathing। ठीक है, breathing में alveoli expand नहीं करेंगे और उसकी वजह से जो होगा वो डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होगा वो होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और सर क्योंकि सर्फेक्टेंट का रोल जो है वो आप लोगों को मैंने बताया कि स्टेबलाइज करता है एल्वुलर डायमीटर को, फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन को, और इसके अलावा कोलैप्स को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय मिनिमाइजिंग द कोलैप्सिंग फोर्सेस। ठीक है, ट्रीटमेंट अब हम इनकी कैसे करेंगे? इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की इंसर्शन ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब टू प्रोवाइड बोथ कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करेंगे, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सर्फेक्टेंट आप लोगों को देना पड़ेगा आइदर सिंथेसाइज्ड केमिकली या फिर प्यूरिफाइड फ्रॉम द लंग्स ऑफ कैटल। ठीक है, आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट हम देते हैं तब जब तक कि उनके जो लंग्स होंगे वो इतने मैच्योर ना हो जाए कि वो नेचुरल सर्फेक्टेंट जो है वो रिलीज करें। ठीक
ठीक है बेटा। ये तो थे लंग्स के एल्वेलाई के सेल्स, टाइप 1, टाइप 2। और टाइप 1 का फंक्शन हम लोगों ने देखा, टाइप 2 का फंक्शन देखा। टाइप 2 में आप लोगों ने एल्वेलर सेल्स, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन, सर्फेक्टेंट की सिक्रीशन कैसे हुई वो देखी। इसके साथ साथ सर्फेक्टेंट का रोल, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है और उसमें किस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है उसमें। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर एल्वुलर सेप्टा। इंटर एल्वुलर सेप्टा आप लोगों को बताया था कि एल्वुलाई जो होंगे उनकी कंप्लीटली एक दूसरे के साथ सेपरेट जो होते हैं, उनकी कंप्लीट सेपरेट वॉल नहीं होती बल्कि एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं फ्रॉम इंटर एल्वुलर सेप्टा। सो एडजेसेंट पल्मोनरी एल्वुलाई जो होते हैं वो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशन। बेसिकली ये एल्वुलाई के दरमियान पार्टीशन होती हैं जिनको हम इंटर एल्वुलर सेप्टा का नाम देते हैं। अब इंटर एल्वुलर सेप्टा के अंदर बेसिकली क्या होता है, टू स्टेमस एपिथेलियल लेयर्स बिटवीन विच लाई ब्लड कैपिलरीज, यानी कि एक एल्वुलाई है उसकी एपिथेलियल लेयर और दूसरी एल्वुलाई के एपिथेलियल लेयर, और उनके दरमियान में सेप्टा के अंदर जो होगी वो एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरीज होंगी। ठीक है। तो दीज स्पॉन्टेनियस कैपिलरीज जो होती है उनका लुमेन जो होता है वाइड होता है और फ्रीली एनास्टोमोस कर होती है और यहाँ पर नेटवर्क बना रही होती है कैपिलरीज का। ठीक है। इसके साथ साथ इंटरएल्वुलर सेप्टा में हमारे पास रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, मास्ट सेल्स होंगे, वॉन्डरिंग ल्यूकोसाइट्स होंगे और एल्वुलर मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एल्वुलर मैक्रोफेजेस का आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, इंटरएल्वुलर सेप्टा के अंदर। ठीक है। और दिस सेप्टा आर नॉट कंप्लीट पार्टीशन एंड ईच इज परफोरेटेड बाय वन और मोर पोर्स व्हिच कनेक्ट द एडजेसेंट एल्वुलाई। अब ये जो सेप्टा है ये भी कंप्लीटली जो है वो सेपरेट नहीं कर रहे एल्वुलाई के, बल्कि इनके दरमियान में भी जो है वो पोर्स है और ये पोर्स की वजह से एक एल्वुलाई जो है वो दूसरे एल्वुलाई के साथ कनेक्ट है। ठीक है। और दीज पोर्स जो होते हैं इनका डायमीटर बताया हुआ है और ये इन द एक्सपेंडेड लंग एंड सर्व टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर इन द पल्मोनरी एल्वुलाई। और इन पोर्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि ये एल्वुलाई के अंदर जो प्रेशर होता है एयर प्रेशर का उसको इक्वल कर रहे होते हैं। ठीक है। और एल्वुलर पोर्स आल्सो परमिट कोलैटरल वेंटिलेशन इन केस ऑफ ब्रोंकियोल बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड। और अगर कभी ब्रोंकियोल जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से कोलैटरल वेंटिलेशन में भी इनका रोल प्ले होता है। ठीक है। तो इंटर एल्वुलर सेप्टा हम लोगों ने पढ़ा। ये डायग्राम में आप लोगों को इंटर एल्वुलर सेप्टा दिखाया है। दिस वन इज दी एक एल्वुलाई है, एल्वुलाई की वॉल है। ये आप लोगों को स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि टाइप 1 एल्वुलर सेल्स होंगे। और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, ये एक एल्वुलर की वॉल है, ये दूसरे एल्वुलाई की वॉल है, बीच में दिस वन इज द इंटर एल्वुलर सेप्टा। सेप्टा के अंदर आप लोगों को कैपिलरीज जो है नजर आ रही है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स वगैरह उनके न्यूक्लियाई नजर आएंगे। ठीक है। ये आप लोगों का एक ग्रेड 2 एल्वुलर सेल्स जो कि क्यूबॉइडल सेल्स होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें आप लोगों को कहीं कहीं मिलेगा 5% टोटल सरफेस एरिया कवर करता है। तो ये एक एल्वुलर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, एक के टाइप 2 न्यूमोसाइट्स मिला हुआ है। इसके साथ साथ एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं इंटर एल्वुलर सेप्टा में और इनको हम 10 सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे आप लोगों को मैं बताती हूँ। दीज आर दी एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो कि आप लोगों को इंटर एल्वुलर सेप्टा में मिलेंगे। ठीक है। ये इंटर एल्वुलर सेप्टा की डायग्राम आप लोगों को शो की है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस, एल्वुलर मैक्रोफेजेस को बेटा हम लोग डस्ट सेल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव होते हैं, फॉर्म ब्लड मोनोसाइट से और मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम एमपीएस से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। एल्वुलर मैक्रोफेजेस को हम डस्ट सेल्स कहते हैं, बिलोंग टू ब्लड बिलोंग टू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम डिराइव फ्रॉम ब्लड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से ड्राइव होते हैं। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिसाइड विद इन द इंटर एल्वुलर सेप्टा। इंटर एल्वुलर सेप्टा के अंदर मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाई, उसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन also migrate into the lumen of the pulmonary alveoli, pulmonary alveoli के lumen में भी ये माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है इनका, एल्वुलर मैक्रोफेजेस का या फिर डस्ट सेल्स का, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एल्वुलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम क्या है, हम इनको डस्ट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। मेंटेन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट विद इन द लंग्स, बेसिकली मैक्रोफेजेस का जो काम होता है कि ये स्टेराइल एनवायरनमेंट विद इन द लंग्स में मेंटेन कर रहे होते हैं। किस तरीके से, जो इनहेल पर्टिकुलर मैटर में जो डस्ट है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, पोलन और बैक्टीरिया, उन सबको इनगल्फ करते हैं। और तो बेसिकली ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है। बाय इनगल्फिंग दीज मैटर्स लाइक डस्ट, कार्बन पार्टिकल्स, पोलन एंड बैक्टीरिया। हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में आप लोगों को डस्ट सेल्स या फिर एल्वुलर मैक्रोफेजेस कैसे नजर आएंगे। साइटोप्लाज्म जो होगा एल्वुलर मैक्रोफेजेस का, उनमें
ये फेगोसाइट्स जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स पोलन जो होंगे वो आप लोगों को नजर आएंगे। तो इस वजह से हम इनको डस्ट सेल्स कहते हैं। ठीक है, डस्ट सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में आप लोगों को ये फेगोसाइट्स कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, दीज आर दी जो है मैक्रोफेजेस, इसके अंदर आप लोगों को ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इनको डस्ट सेल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड एयर बैरियर। ब्लड एयर बैरियर मैंने आप लोगों को बताया था कौन से सेल्स बनाते हैं, टाइप 1 एल्वेओलर सेल्स। और ब्लड एयर बैरियर बेसिकली जगह है जहाँ पर गैसेस जो होगी वो एक्सचेंज होंगी। ठीक है, अच्छा, ब्लड एयर बैरियर क्या है? इंक्लूड्स दो स्ट्रक्चर्स थ्रू व्हिच गैसेस मस्ट पास ड्यूरिंग एक्सचेंज। ठीक है, मतलब एक्सचेंज के दौरान ब्लड एयर बैरियर के कंपोनेंट्स जो भी हैं जिनसे भी ये मिलकर बना है उनके उनसे गैसेस जो है उन्होंने पास करना है और बिटवीन द ब्लड जो कि रन कर रहा होता है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एंड एयर प्रेजेंट इन द पल्मोनरी एल्वेओलाई। इसके कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड एयर बैरियर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या है? थिन लेयर ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। ओके, एल्वेओलाई जो होगा सबसे पहले उसके अंदर एल्वेओलाई की जो ल्यूमेन होगा उसको क्या लाइन करी होगी? पल्मोनरी सरफेक्टेंट की लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट ब्लड एयर बैरियर का क्या है? अ थिन लेयर ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। सेकंड वन इज दी टाइप 1 न्यूमोसाइट। उसके बाद क्या आ रहे हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स यानी टाइप 1 एल्वेओलर सेल्स और साथ साथ उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर की तरफ, ये हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जो कि कहाँ पे पड़े हुए हैं? इंटर एल्वेओलर सेप्टा में। कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली कॉमन होती है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स पर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स की शेयर ए कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो component of blood air barrier क्या है? Thin layer of pulmonary surfactant, type 1 pneumocytes and its basement membrane, capillary endothelial cells and their basement membrane. ठीक है, और basement membrane of the type 1 pneumocytes and that of capillary endothelium lie in close opposition और एक दूसरे के साथ बेसिकली फ्यूज हुई होती है, इसलिए आप लोगों को एक ही नजर आता है। ब्लड एयर बैरियर फंक्शन क्या है इसका? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेओलर एयर इनटू द कैपिलरी ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन। इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वेओलाई जो होगी वो कवर्ड होगी बाय अ लेयर ऑफ सरफेक्टेंट और ये बेसिकली लोअर करेगा फ्लूइड सरफेस टेंशन को एंड प्रिवेंट करेगा कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई। बेसिकली ब्लड एयर बैरियर में एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का और जो सरफेक्टेंट की लेयर है वो प्रिवेंट कर रही है एल्वेओलाई की कोलैप्स होने से। ठीक है, ये डायग्राम बेटा आप लोगों को दिखाई हुई है ब्लड एयर बैरियर की। ये एल्वेओलस का ल्यूमेन है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सर्फेक्टेंट की लेयर होगी। उसके बाद दिस वन इज दी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस वन इज दी कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी दोनों की एक ही होगी, फ्यूज हुई होगी। ठीक है, तो एक साइड पे कैपिलरी है, एक साइड पे टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है और अंदर की तरफ सर्फेक्टेंट की लेयर है और इनके बीच में हमारे पास क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि फ्यूज बेसमेंट मेम्ब्रेन है कैपिलरी एंडोथेलियम की और एल्वेओलर एंडोथेलियम की। एक्सचेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। एल्वेओलस में डिफ्यूजन जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो और ऑक्सीजन की जो होगी वो एक्सचेंज होगी यहाँ पर दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा व्हाट इज प्लूरा। प्लूरा मैंने आप लोगों को उधर बताया था कि सीरस मेम्ब्रेन होगी जो कि इन्वेस्ट करेगी लंग्स को और लाइंस करेगी वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। लंग्स के बाहर सीरस मेम्ब्रेन की कवरिंग है, इसके अलावा थोरेसिक कैविटी की वॉल्स को लाइन करती है। होता क्या है? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और उसके बाहर एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है जिसको मेसोथेलियम का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्लूरा बेसिकली मेसोथेलियम ही हम कहेंगे यहाँ पर। मेसोथेलियम क्या होती है? थिन कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ग्रॉस में आप लोग इसको प्लूरा का नाम दोगे और यहाँ पर आप जब आप लोग हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में देखोगे तो उसमें हम इसको मेसोथेलियम कहेंगे क्योंकि ये कवर मेसोथेलियम जो होती है वो कवर करी होती है लंग्स में। अब जो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉम है उसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स और उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस और फ्यू फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये तो हो गया बेटा प्लूरा। अब हम कुछ जो है इसमें कुछ इसमें हम लोग मेडिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है।
फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मैंने आप लोगों को बताया था, बेसिकली डेफिशिएंसी होती है सर्फेक्टेंट की, उसकी वजह से होता है क्योंकि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन होती है उनकी, और उसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है एम्फाइसीमा बेसिकली क्रॉनिक लंग डिजीज होती है और मोस्ट कॉमनली जो स्मोकर्स होते हैं उनको उनके अंदर होती है, तो मोस्ट कॉमनली कॉज बाय सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। क्रॉनिक लंग डिजीज है, कॉमन कॉज इसके सिगरेट स्मोकिंग है। इसमें होता क्या है, जो लंग्स डायलिटेशन एंड परमानेंट एनलार्जमेंट होती है ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनकी डायलिटेशन हो जाती है और परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है, और इसके साथ साथ लॉस ऑफ सेल्स इन द एल्वुलाई, उसकी वजह से लीडिंग लॉस ऑफ सेल्स इन एल्वुलाई एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एयरवेज वॉल्स, ठीक है। तो एल्वुलाई के सेल्स और अदर पार्ट्स होते हैं एयरवेज की, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। इरिवर्सिबल लॉस होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन का, ठीक है। तो डायलिटेशन और परमानेंट एनलार्जमेंट होती है ब्रोंक्यूल्स की, और एल्वुलर और अदर पार्ट्स होते हैं एयरवेज के, उनकी सेल्स के जो होते हैं वो लॉस कर जाते हैं, और ये इरिवर्सिबल लॉस होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन का, ठीक है। एम्फाइसीमा में बेसिकली ये हो रहा है। नेक्स्ट जो है बेटा नमूनिया। नमूनिया बेसिकली हम इन्फेक्शन को कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन्स में, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी रीजन्स ऑफ द लंग्स, और ये किस वजह से हो सकता है, लोकल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, लोकल को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और उसकी वजह से जो होता है ये इन्फेक्शन को बेसिकली हम नमूनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होगा निमोथोरक्स। निमो का मतलब एयर होता है, ठीक है। तो निमोथोरक्स का मतलब क्या है कि एयर जो होगी प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाए, ठीक है, विद इन द प्लूरल कैविटी, नॉट इन द लंग्स, विद इन द प्लूरल कैविटी के अंदर। निमोथोरक्स क्या है, इसे पार्शियली और कंप्लीटली कोलैप्स्ड लंग। इसमें क्या होता है, लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, किस वजह से, caused by air trap in the pleural cavity, ठीक है। प्लूरल कैविटी के अंदर जो एयर ट्रैप होती है उसको हम निमोथोरक्स का नाम देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली किस वजह से हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, ब्लड ट्रॉमा, क्योंकि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा जो होगा चेस्ट को, तो ट्रॉमा की वजह से क्या होगा कि प्लूरल कैविटी के अंदर जो होगी वो एयर भर जाएगी, और एयर के बनने की वजह से लंग्स जो होंगे वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जब लंग्स के अंदर एयर आ गई तो वो प्लूरल लंग्स जो होंगे जब वो कोलैप्स करेंगे तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन जो भी सप्लाई जो भी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। निमोथोरक्स हम कहते हैं, सिंपल बेसिक आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस पता हो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इसमें पूछा जा सकता है। प्लूराइटिस, because simply the inflammation of the pleura, a condition called either pleuritis भी कहते हैं हम इसको, pleurisy भी कहते हैं, most commonly caused by an acute viral infection या फिर निमोनिया की वजह से कोई प्लूराइटिस हो सकता है, acute viral infection की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। Next one is the pleural effluent. Pleural effluent, pneumothorax था air in the pleural cavity. प्लूरल एफ्लुएंट बेसिकली फ्लूइड जो होगा प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लूरल एफ्लुएंट क्या है कि फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, निमोथोरक्स एयर इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो प्लूरल एफ्लुएंट इज द फ्लूइड बिल्ट अप इन द प्लूरल कैविटी, और उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, एंड ये बेसिकली प्लूराइटिस की वजह से भी हो सकते हैं, इन्फ्लेम प्लूरा की वजह से भी प्लूरल एफ्लुएंट जो होती है वो कॉज हो सकती है, ठीक है बेटा। ये तो थी कुछ मेडिकल एप्लीकेशन। तो इसमें इसके साथ ही बेटा आप लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऐड हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ। इसमें जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें हमारे पास बेसिकली न्यूमोसाइट्स है। टाइप 1 भी इम्पॉर्टेंट है। टाइप 1 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन है इन्फॉर्मिंग द ब्लड एयर बैरियर, एयर बैरियर के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, उनका फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है। सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट की सिक्रीशन कैसे होती है, सर्फेक्टेंट का रोल क्या है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर्फेक्टेंट का अगर क्वेश्चन कभी आएगा तो उसके साथ आप लोगों को आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है वो लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्लड एयर बैरियर के मैंने आप लोगों को बताया कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप लोगों को और इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने, बाकी ये जो आप लोगों ने एल्वुलर मैक्रोफेजेस पे आप लोगों को अलग से आ सकता है नोट, शॉर्ट नोट में आ सकता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
एल्वेलर मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम एल्वेलर मैक्रोफेजेस है क्या और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई हैं उनकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत आप लोगों को उसकी पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये तो था आप लोगों का आज का लेक्चर। आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का हिस्टोलॉजी का होगा वो ईद के बाद होगा, उसमें हम लोग इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेटा जो चीज़ नहीं समझ आई आप लोगों के सामने है, 1-2 मिनट है, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, लगता है आप लोगों को सारी समझ आ गई है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।